हेलो दोस्तों, मैं नीलेश चौबे सेवार्थ क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए फिर से बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इन प्रश्नों में 25 प्लस का स्कोर किया तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं और जब भी पेपर होगा तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, तो उसे क्या कहना चाहिए? पहला ऑप्शन है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दूसरा है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक किया। तीसरा है, कार्य जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। चौथा है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। दो, जहाँ लालच दिया जाए। इस ऑप्शन में क्या हो रहा है? तीसरे में लालच दिया गया, इसमें कंपटीशन की बात हुई है। अब दूसरा और चौथा, इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो जो ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? दूसरा वाला, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक किया। तो इसमें क्या दी जा रही है? प्रेरणा दी जा रही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखो, तुलनात्मक मतलब कि गलत है, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा देखें, शारीरिक दंड मतलब कि नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। तीसरा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। और चौथा है, प्रतियोगात्मक कक्षा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे? अधिगम करवाएंगे। कोई अगर उसमें दिव्यांग है तो हम उसके अनुसार करवाएंगे। अब दिव्यांगता भी कई प्रकार की होती हैं, कोई आँखों से हो सकता है, कोई पैरों से हो सकता है, कोई कानों से हो सकता है। तो जो आँखों से है उसे चश्मा उपलब्ध कराएंगे, उसके अनुसार कराएंगे। जो पैरों से है उसे अलग व्यवस्था कराएंगे, इस तरीके से करवाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान है। तो कैसा है? सक्रिय और सरल, सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय। तो निष्क्रिय बोल दिया मतलब ये नेगेटिव हो गया। फिर चौथा देखें, निष्क्रिय फिर नेगेटिव हो गया, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता। अब पहला और दूसरा में हमें ऑप्शन देखना है। तो पहला सक्रिय सरल और दूसरा है सक्रिय सामाजिक। तो सक्रिय और सरल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए संगीतात्मक, बी भाषिक, सी अंतव्यक्तिक, डी स्थानिक। तो मिलान करें। संगीतात्मक का मिलान हो जाएगा वायलिन वादक से, भाषिक का हो जाएगा कवि से, अंतर्व्यक्तिक का हो जाएगा मूर्तिकार से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो मन में कल्पना कर लेता है कि कैसी मूर्ति हम बनाएंगे। और स्थानिक का खिलाड़ी से हो जाएगा, क्योंकि वो खिलाड़ी जहाँ पर खेलते हैं उन्हें वहाँ पर अपना 100% देना पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसा देखा जाना चाहिए? तो हम क्या करें, पहले ऑप्शन काटते हैं। परेशानी, तो परेशानी के रूप में आप नहीं देख सकते। समस्या, तो समस्या के रूप में आप नहीं देख सकते। बाधा, तो बाधा के रूप में भी आप नहीं देख सकते। अब सी ऑप्शन बचा है जो हमारा सही है, संसाधन। छठवां प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? पहला वाला है वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, चौथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला ऑप्शन है, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। क्या प्रस्तुत किए हैं?
नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया है। इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था पूर्व पारंपरिक अवस्था 0 से 6 वर्ष, दूसरी है पारंपरिक अवस्था 6 से 12 वर्ष और तीसरी है पश्चिम उत्तर पारंपरिक अवस्था 12 से 18 वर्ष। 8वां प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी होती है? पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है पुनर्वलन, तीसरा है भौतिक विश्व के साथ अनुबंधन, चौथा है अनुकरण। तो सही क्या हो जाएगा? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, तीसरा वाला सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। भाषा, पहला ऑप्शन है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, दूसरा विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं कर सकती, तीसरा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, चौथा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सही आंसर हो जाएगा हमारी विचार प्रक्रिया को भाषा पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? पहला ऑप्शन है अर्थ निर्माण, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अनुबंधन, चौथा है रटकर याद करना। रटकर याद करने की बात की हो ना तो ये वाला कट गया। फिर अनुबंधन और अनुकरण में थोड़ा सा दम है, लेकिन अर्थ निर्माण सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा ऑप्शन है? अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण के द्वारा सबसे अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। 11वां वाला प्रश्न देखते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। वह है, पहला ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा है विकास, तीसरा है सीखना, चौथा है परिपक्वता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखना। 12वां प्रश्न देखते हैं। विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो विकास कैसा बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो किस तरीके से बढ़ता है विकास? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। 13वां प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरिक गतिविधियों, दूसरा है बच्चों का एक कोने में बैठना, तीसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, चौथा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। अब खेल शामिल तो हों, लेकिन कैसे होना चाहिए हमें? जो पढ़ाई से संबंधित हों, लेकिन ऐसा ना हो कि खेल ही ओनली शामिल हों। तो चौथा वाला सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, फ्रीमैन ने। तो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने महोदय ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। 15वां प्रश्न है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर होता है मुख्य रूप से? माता पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण, समाज। तो मुख्य रूप से माता पिता पर होता है, फिर उसके बाद विद्यालय के वातावरण पर होता है। 16वां प्रश्न देखें। 16वां प्रश्न है। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, चौथा है यह ईश्वर पर निर्भर है। तो सही आंसर हो जाएगा नहीं। 17वां प्रश्न है। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया? पहला ऑप्शन है आइसेंक ने, दूसरा है एलपोर्ट ने, तीसरा है हर्टमैन रोशा ने, चौथा है जीन पियाजे ने। तो किसने किया था?
रूसा जी ने इसका निर्माण किया था। अब रूसा जी के बारे में कुछ और बातें हैं तो हम जान लेते हैं। रूसा जी स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने 1921 में यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का नाम IVT है, जिसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है। और इसके नाम रूसा मसीह लक्ष्य परीक्षण, रूसा स्याही धब्बा परीक्षण और इसका मुख्य नाम जी आपको याद रखना है संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें पैनल चर्चा भी कराई जाती है। यह उच्च कक्षाओं में अधिक उपयोगी है और इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बताएं जल्दी से। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है बिने, तीसरा है हार्वर्ड गार्डनर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी सिद्धांत हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? पहला ऑप्शन है यौन ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है मूत्र ग्रंथि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी सही? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। 20वां प्रश्न देखें। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं तो कौन है? पहला ऑप्शन है फ्राइड, दूसरा है स्किनर, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है एडलर। तो सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए हैं। और इनके नियम को और किस नाम से जानते हैं? इनके नियम को SR भी कहा जाता है। स्किनर के नियम को RS कहा जाता है। पावलोव के नियम को CR भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है कोलेसनिक, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा है हरलॉक। तो किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर के बारे में बात आई है तो स्किनर का पूरा नाम क्या है? विल्यम फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने अपना सिद्धांत 1938 में प्रतिपादित किया। यह अमेरिकी निवासी थे और इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ और नियम भी दिए जिन्हें पुनर्बलन का नियम भी कहा जाता है। पहला है सतत पुनर्बलन, मतलब कि लगातार पुनर्बलन देना चाहिए। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, कभी पुनर्बलन दें कभी पुनर्बलन ना दें। तीसरा है अनुपात पुनर्बलन, कार्य के अनुपात में पुनर्बलन देना चाहिए। चौथा है अंतराल पुनर्बलन, समय के अनुसार पुनर्बलन देना चाहिए। 22वां प्रश्न देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। सही आंसर क्या हो जाएगा? आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखें। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है परिवार का वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति, चौथा है उपरोक्त समस्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त समस्त। 24वां प्रश्न देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D तथा D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, तो मलेरिया तो हो ही नहीं सकता। फिर फाइलेरिया, ये भी नहीं हो सकता। टाइफाइड, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है डिसलेक्सिया, जो सही है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? अवधान संबंधी समस्याएं भी बोलते हैं। 1963 में सैमुअल क्लर्क ने यह सिद्धांत दिया था, डिसऑर्डर का प्रतिपादन किया। लिखने संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया कहलाती है, पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया कहलाती है, बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों रूप से जब समस्याएं हों तो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। अवधान संबंधी समस्या
ADHD कहलाती है। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या बुलिमिया कहलाती है। भाषा संबंधी विकृति अफेसिया या भाषाघात कहलाती है। तर्क न कर पाना, चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना, तो ये कहलाती है डिमेंशिया। गति कौशल विकृति क्या कहलाती है? डिस्फेजिया। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण कहलाते हैं प्रोजेरिया। 25वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कितनी अवस्थाएं हैं? तो आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 अवस्थाएं होती हैं। इनके आप समय बस याद रखें और चारों अवस्थाओं को याद रखें जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। 26वां प्रश्न है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, मतलब कि घुमा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, क्या दिखाता है? सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण, वस्तु का प्रदर्शन। तो क्या दिखाता है हमें? ये सम्मिलन। अब क्यों सम्मिलन है? बच्ची को मालूम नहीं था, उसको बताया तो उसने अपने दिमाग में इसको सम्मिलित कर लिया कि यह पतंग है और जो पहले देखा था वह चिड़िया थी। 27वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, देखकर, समझकर। हम जब समझकर सीखेंगे तो वह समझकर सीखना क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा है भाषण, तीसरा है कहानी लेखन, चौथा है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है सहायक नहीं है। तो खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो क्या सहायक नहीं होगा? जो भाषण रहेगा वह सहायक सृजनात्मकता में नहीं होगा। 29वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खाली स्थान का विकास, तो व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास, लैटिन स्कूल का विकास। तो क्या दिया था इन्होंने? किंडरगार्टन पद्धति दी थी। हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं। और भी कुछ पद्धतियां हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें भी याद कर लें। 30वां प्रश्न देखते हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।